हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। एलॉबरेट करके हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को जानेंगे। ये क्वेश्चंस एनडीए, एयरफोर्स और अदर यूपीएससी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम टॉपिक वाइज इसको कवर करेंगे, कई सीरीज़ें इसकी आएंगी। इस वाले सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉर्म में आया, कैसे बना, क्या क्या समितियाँ थी, कौन कौन इसके अध्यक्ष थे, कौन नहीं थे, कितना समय लगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉप 30 की सीरीज़ चलेगी। इसके बाद से फिर अगली सीरीज़ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल्स, फिर ऐसे ऐसे हम चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution? मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? तो सब लोग जानते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। आयरिश हमारे यहाँ थी नहीं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पहले आज़ाद हुआ था, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन थी, लेकिन उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था हमारे यहाँ। बता दें, आई रिपीट, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट होने के बाद भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ब्रिटिश का ज़्यादा राज नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी थी वो एनआरसी, मोनार्ची लागू करती कि ये एक लोगों द्वारा गवर्न होती थी, यानी कि एक राजा या रानी इसको गवर्न करते थे। लेकिन हमारे में डेमोक्रेटिक इसे बनाना था, इंडिया डेमोक्रेटिक होना चाहती थी, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following acts introduced communal electorate in India? यानी कि जातिवाद के आधार पर वोटरों को वोट देने की क्षमता किस एक्ट द्वारा प्रदान की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1982, सेम 1909 और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। तो हमारा ये आंसर होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको और भी एक नाम से जानते हैं, मॉर्ले मिंटो समिति। अब बता दें कि मॉर्ले मिंटो को ही, आई रिपीट, मॉर्ले मिंटो को ही फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ था कि ये सेपरेशन ऑफ इलेक्टोरेट था, मतलब कि जो लोग वोटर्स थे उनको जाति या धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया था कि भैया आप अगर सिख हैं तो सिख समुदाय के लोगों में चयन करिए, वहाँ वोट दीजिए। उनका अलग पोलिंग बूथ होता था, सब कुछ अलग होता था, हिंदू में तो अलग, मुस्लिम में तो अलग। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाय वर्च्यू ऑफ विच एक्ट डायरची वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? कि किस एक्ट के प्रभाव से डायरची इंडिया में लागू हुई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हमारा राइट ऑप्शन होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब बता दें कि एक टर्म आया है यहाँ डायरची। अब डायरची होता क्या है? डायरची क्या है? अब डायरची को हम बता दें, डायरची ऐसी एक सुविधा होती है जिसमें डबल गवर्नमेंट को पार्ट लेने के लिए बोला जाता है, यानी कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यानी कि एक चीज समझ लीजिए कि अब ब्रिटिश सरकार के पास एक फेडरल थी और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, तो इनको लागू करने के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 प्रभाव में लाया गया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑप्शन है हमारे, प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ध्यान दे दिए होंगे आप लोग। तो हमारा राइट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे कि अभी डायरची की बात की थी, उसी पे हमारा ये लॉन्च हुआ है। अब देखिए, हमारे में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, हमारे में पंचायती राज भी है। तो ये दो चीजें हो गई, दो फेडरेशन हो गई कि भाई लोकल बॉडी भी गवर्न करती है और केंद्र बॉडी भी गवर्न कर रही है। ये दोनों एक दूसरे के
समवर्ती एक तरह से कह लीजिए, लेकिन एक लार्ज स्केल पे है, एक बहुत ही छोटे स्केल पे है। अब ये किसके द्वारा आई थी? ये आई थी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी द्वारा। अब जॉइंट सेलेक्ट कमेटी यानी कि JSC, ये मान जॉइंट सेलेक्ट कमेटी मान लीजिए। और जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में हुआ क्या था? इसमें हुआ ये था कि ये दो हाउस प्रिपेयर करेंगे ब्रिटिश गवर्नर द्वारा। और दो हाउस क्या होते हैं? फेडरेशन और पार्लियामेंट्री। सीधी सीधी बात हो गई ये चीज़। और दूसरी बात क्या था? तो इस जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी की इसकी जो रिपोर्ट थी उसमें ये था कि गवर्नर जो है हमारे क्रिटिकल इमरजेंसी पावर को, जैसे इस समय प्रेसिडेंट के पास है उस समय गवर्नर सेड हुआ करते थे, तो गवर्नर्स के पास ये पावर होगी। इसके बाद क्या हुआ था कि फेडरल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया था। फेडरल कोर्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जैसे लोग चीज हुए थे, तो फेडरल कोर्ट भी आए और गवर्नर्स व पावर ऑफ क्रिटिकल इमरजेंसी। तो ये इतने चीजें समझ में आती हैं किसके ऊपर बेस्ड होता है। तो भाई इतने चीजें आ गई। अब मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबॉलिश्ड बाय। अब जान लीजिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड पॉलिसी थी उसे किसने एबॉलिश किया था? किस एक्ट ने एबॉलिश किया था? ऑप्शंस है रेगुलेटरी एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो हमारा राइट ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813। अब इसमें हुआ क्या था? अब देखिए मोनोपोली तो खत्म हो गई, समरूपता खत्म हो गई। इंडियन ट्रेड जो इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडियन ट्रेड थी वो बरकरार रही थी चाइना के साथ किस व्यवहार पे? विथ चाइना एंड टी का जो इंटैक्ट था और जो टी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो था वो इंटैक्ट बना रहा, ऐसे ही बना रहा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मॉन्टेगल-चेस्टरफोर्ड रिफॉर्म टू 1919 वाज। अब ये चीज जान लीजिए कि जो मॉन्टेगल-चेस्टरफोर्ड का रिफॉर्म था उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। ठीक, तो ऑप्शन है हमारे टू गिव पावर टू लोकल गवर्नमेंट को पावर देना, एस्टेब्लिश डायरची इन प्रोविंसेस यानी कि डिवल पार्लियामेंट्री सिस्टम या डिवल सिस्टम को लागू करना ब्रिटिश प्रोविंस पर, एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को का ज़्यादा प्रसार करना। तो हमारे ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही हैं। इसमें डायरची भी लगाई गई थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पावर को बढ़ाया भी गया। अब ये जान लीजिए कि ये जो था अब दोनों को बढ़ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर EIC वाज टेकन बाय। अब जो पहला डेफिनेट स्टेप था पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लिए जाने वाला, मतलब उसके ये हो गया कि भैया खत्म करिए, आप लोग जाइए यहाँ से निकलिए। तो इसकी शुरुआत, पहला कदम क्या था इसके तरफ? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। तो हमारा राइट ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट जो था हमारा 1773 का, वो हुआ था ओवरहॉल करने के लिए। ठीक है, ओवरहॉल करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब भाई ऐसे ही वो दबाव करने के लिए बनाई जा रही है। तो दबाव किस लिए? आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए तो ये पहला कदम हुआ, इसलिए हमको कहते हैं फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर EIC वाज टेकन बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हमने पढ़ा था अभी कि जो डायरची लाया और जिसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का विस्तार किया, उसका रिफॉर्म, उसकी रिपोर्ट जो थी वो किस बेसिस पे तैयार की गई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट
1909 यानी कि मॉर्लिमेंटो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो हमारा राइट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है, यानी कि एक चीज जान लीजिए, जो ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, एक तो खतरनाक नाम भी रखते थे ये ब्रिटिश लोग, तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बेसिस पे अपने रिपोर्ट तैयार किए थे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who vested the Secretary of State for India with Supreme Court over the Government of India? मतलब कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विद सुप्रीम कंट्रोल, यानी कि जो इंडिया का सेक्रेटरी होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर हो, तो वो किस में लागू हुआ था? फिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909। तो हमारा राइट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। अब देखिए क्या हुआ था, 1857 में विद्रोह हुआ तो ये कहा गया कि भैया जो जहाँ का नायक है वो वहाँ का नायक है। सीधी सीधी बात ये समझिए, भाई वो सुप्रीम है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज़ हो गया भैया कि काम करना है तो काम करना है, उसी के अंदर सब कुछ आएगा, किसी से रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है उसे। Federation under the Act of 1935 residuary power was given to। अब देखिए फेडरेशन अंडर एक्ट 1935 रेसिडरी पावर किसे दी गई? ऑप्शन है फेडरल लेजिस्लेचर को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, गवर्नमेंट जनरल को और प्रोविंशियल गवर्नर को। तो हमारा राइट ऑप्शन है कि जो रेसिडरी पावर थी वो हमेशा गवर्नर जनरल के पास थी 1935 के अनुसार। अब किसके पास है? अब प्रेसिडेंट के पास। Indian legislature was made bicameral for the first time by। Indian legislature को bicameral पहली बार किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा राइट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक चीज जान लीजिए कि अब कई सारे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा था तो कई सारे लोग आए थे, कई सारी चीजें हुई थी, तो कई सारे मिनिस्टर्स वगैरह भी अपॉइंट हुए थे इसको बनाने के पहले, इससे बनने के बाद भी, अभी भी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, यानी कि कैबिनेट मिशन का मंत्रीगण में कौन नहीं शामिल था? तो हमारे ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और जॉन साइमन। तो हमारा राइट ऑप्शन है ये जो जॉन साइमन जी थे वो इस मिशन के मेंबर नहीं थे। सीधी सीधी बात तो ये है। तो अब बात चलती है कि ये भैया जो 3 लोग और हैं वो लोग कौन थे? अब तो इनके बारे में जान लेते हैं, ये लोग मेंबर किस प्रकार से थे। तो जो पैथिक लॉरेंस थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, स्टेट के सेक्रेटरी थे इंडिया के लिए। स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? ये थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो कि बोर्ड का व्यापार होता था, जो ट्रेड का व्यापार होता था उसके एक बोर्ड मेंबर। एवी अलेक्जेंडर क्या थे? एवी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। तो जॉन साइमन इसके कुछ नहीं थे, तो इसलिए इनका
ये मेंबर नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे सेटअप की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। हमारा राइट ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ? कलकत्ता। कहाँ? फोर्ट विलियम्स। सबसे पहले चीफ इंटरनेशनल चीफ जज कहाँ? एच.जे. कानिया। किसके साथ? ये एक आईसीजे थे, मतलब चीफ जज थे, और उनके साथ 3 और जज थे शामिल उसमें। इतनी चीज़ें याद रखेंगे उस समय। एच.जे. कानिया हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। पहला कोर्ट कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट का था, कलकत्ता में था। इसके बाद कहाँ के? कलकत्ता में कहाँ? फोर्ट विलियम्स। द इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड देन रॉयल एसेंट ऑन। जो इंडिपेंडेंस बिल था हमारा, उसे स्वीकार कब कर लिया गया था? तो ऑप्शन है 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 और 21 जुलाई 1947। तो हमारा ऑप्शन है 18 जुलाई 1947 को हमें हमारा जो इंडिपेंडेंस बिल था वो रॉयल एसेंट दे दिया गया था। अब ये हुआ कैसे था? तो एक चीज़ समझ लीजिए, माउंटबेटन प्लान था 3 जून को, उससे पास हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5 जून को पास हुआ। इसके बाद 5 जून के बाद 18 जुलाई 1947 को पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश 3 नए देशों के साथ हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस बिल रॉयल एसेंट पास हुआ 1947 को। बंटवारा करके चले गए माउंटबेटन साहब। पड़ोसी देश बेचारा हमारा खाने को रो रहा है। किसी दवाइयाँ चाहिए, किसी कुछ चाहिए। Who was chairman of Union Power Committee of Constituent Assembly of India? हमारे राइट ऑप्शन है, हाँ हमारे ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। Who was the chairman of Power Committee of Constituent Assembly of India? तो संघ की कार्यपालक शक्ति और संघ की शक्तियाँ किसके अंदर विद्यमान थी? किसके अंदर विद्यमान थी? तो उसके मतलब चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल? नहीं। तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे हमारे। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो, उनके पास संघ की कार्यशक्ति पावर और कार्यपालिका विद्यमान थी उनके पास जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कमेटी में। अब पहले ऑप्शन क्या है हमारा? अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी कार्यभार मिला था? ये एफआर मतलब समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मैग्ना कार्टा, फिर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक विभाग, और साथ ही साथ प्रोविंशियल स्टेट के ये हेड, मतलब प्रोविंशियल स्टेट भी इनके पास था। अब ये क्या थे? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के, प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, चेयरपर्सन थे। और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या थे? वो मेंबर थे, इसी मेंबर थे मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो ये चीज हो गई। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कब एडॉप्ट कर लिया गया था? कब एडॉप्ट हुआ था? ऑप्शन है हमारे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। हमारा राइट ऑप्शन है 26 जनवरी 1949। अब इससे कुछ चीज़ें जान लीजिए। 26 जनवरी इसी दिन 1930 में भारत ने अपने स्वाधीनता दिवस मनाया था, एक चीज़ ये जान लीजिए। और 26 जनवरी 1950 को पहला रिपब्लिक डे मना था, ये दोनों चीज़ जान लीजिए। तो ये दिन फर्स्ट रिपब्लिक डे मना था, इंडिया का फर्स्ट रिपब्लिक डे। मतलब इसे अडॉप्ट कर लिया था
कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था 26 जनवरी 1949 को। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब कि पहली मीटिंग में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग में प्रेसिडेंट कौन थे या उसको प्रिसाइड कौन किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर और H.V. कामत। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी इसकी। आई रिपीट, 9 दिसंबर 1946। और हमारे पहले अस्थायी जो उसके हेड थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, फिर बाद में इन्हें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बना लिया गया था 11 दिसंबर 1946 के बाद। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी संविधान सभा की, उसके एडवाइजर कौन थे? ठीक, तो हमारे राइट ऑप्शन है, और सॉरी ऑप्शन है शिवा राव, B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, B.N. राव। तो हमारे राइट ऑप्शन है B.N. राव। अब B.N. राव थे हमारे। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि ओरिजिनल ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ओरिजिनल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इन्हीं ने डिज़ाइन किया था, इन्हीं के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, और ये एडवाइज़र थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और बाद में सबसे ज़रूरी बात, बाद में इन्हें ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के परमानेंट कोर्ट में इन्हें चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। तो हमने बताया था पहली सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो हमारा ऑप्शन बिना देखे यही होगा, फिर और किसी ऑप्शन को जाने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण और KM मुंशी। अब देख लीजिए, एक चीज़ जान लीजिएगा, अभी हमने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था अंतरिम होने के पहले, ये थे माइनॉरिटीज़ के, फंडामेंटल राइट्स के और क्या प्रोविंशियल स्टेट के थे। JB कृपलानी हमारे उसके ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, KM मुंशी भी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर थे। बचे कौन? जयप्रकाश नारायण, जो कि विपक्ष के बहुत बड़े नेता हुए बाद में, लेकिन उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। सेशंस कंडक्टेड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने सेशंस लिए गए थे? तो हमारे ऑप्शंस हैं 7, 11, 12, 13। तो हमारा राइट ऑप्शन है 11 कुल मीटिंगें चली थी। पहली मीटिंग चली थी हमारी 9 दिसंबर को, और अंतिम मीटिंग हमारी चली थी तब चली थी 26 नवंबर 1949। हाँ, इसी दिन स्वीकार कर लिया गया था। इसको चेक कर लीजिएगा, हमको क्लियर नहीं है कि इसका लास्ट मीटिंग कब चला था। शायद तो इसको क्लियर कर लीजिएगा कि इसकी लास्ट मीटिंग क्या थी। पहली मीटिंग तो हमको याद है 9 दिसंबर 1946। कुल 11 मीटिंग चली थी, इतना कंफर्म। टाइम टेकन टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितना समय लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? तो इजी क्वेश्चन है, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। दुनिया का सबसे विशाल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो समय भी विशाल ही लगेगा इसमें। अब जब ये बना था तो बता दें कि आपको इसमें 395 अनुच्छेद यानी कि 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल्स थे। क्या क्या थे? आई रिपीट, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। अब जान लीजिए, अब ये 395 बढ़ के 400 कुछ हुए हैं, अब 8 शेड्यूल बढ़ के 12 हो गए।
नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूड्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने मेंबर थे, तो बता दें कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 मेंबर थे, कुल 7 मेंबर्स थे। अब उनके नाम अगर आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से थे। अब भैया देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर प्रसाद उसके हेड थे, सीधी सीधी बात है। अब उसके बाद AN गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, KM मुंशी, मोहम्मद सऊदुल्ला, DP खेतान और BL मित्र जो थे, ये 7 लोग की एक कमेटी थी जिसका नाम था प्रारूप कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए कि प्रारूप समिति के समक्ष प्रीएम्बल यानी कि जो प्रस्तावना है हमारा NCERT पहला पेज और कॉन्स्टिट्यूशन का भी पहला पेज, उसे किसने सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत किया था, तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व। अब जो इसके संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता था, सीधी सीधी बात ये पूछी जा रही है इसमें, वो लोग कैसे असेंबली के मेंबर बने थे। पहला ऑप्शन है इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, दूसरा ऑप्शन है इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, तीसरा ऑप्शन है नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन है रिप्रेजेंटेड ओनली बाय प्रिंसली स्टेट। तो हमारा राइट ऑप्शन है कि वो लोग इलेक्ट किए जाते थे प्रोविंशियल असेंबली, जब जो प्रांत थे उससे हम हमारे प्रांतीय सभा से इलेक्ट किए जाते थे। कैसे इलेक्ट किए जाते थे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा ये अपॉइंट किए जाते थे। अच्छा, मैं एक चीज़ अभी मुझे याद आई, मैं बता देता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने तो ये दिया था, और कब दिया था, तो ये दिया था 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को इसके सामने प्रस्तुत किया। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हम लोग में टॉपिक नहीं है, मैं चाहूँ तो इसके लिए अलग वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ, लेकिन सीधी सीधी बात इसमें मैं बता दूँ कि ये कई लोग थे बताते थे हाँ ये इनको होना चाहिए, कई लोग उसको सम्मति दे देते थे, बस बात खत्म। चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के हेड कौन थे, तो जान लीजिए। हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर। तो सीधी सीधी बात है, पहले अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को दूसरी सभा बैठी तो उसमें राजेंद्र प्रसाद बन गया। अब राजेंद्र प्रसाद बन गया, बस यही थी। और राजेंद्र प्रसाद कैसे बने, राजेंद्र प्रसाद स्थायी बन गए। अभी क्वेश्चन जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अलाउड इंडियंस एट थियोरेटिकली एंट्री टू हायर पोस्ट इन ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए जैसे कि मंगल पांडे वाला विद्रोह याद करिए आप। मंगल पांडे के विद्रोह में क्या हुआ था कि भैया हम भी सैनिक हैं उन भी सैनिक हैं, तो हम अलग बैठते थे पागलों की तरह, वो लोग अच्छे बैठते थे, उन्हें सर्जेंट बुलाया गया था हमें कुछ नहीं, सेम पोस्ट सेम रैंक सेम फिफ्टी सब कुछ। तो इस चीज को रोकने के लिए सबसे पहले जो एक्ट लागू हुआ था वो कौन सा था, तो ऑप्शन देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्ल्स वुड एजुकेशन डेस्पो इसका होना चाहिए और आगे 1854, और चौथा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इजी है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसने हमें ये दिया था कि भैया जो इंडियन है वो हाई भी जा सकते हैं और उस पोस्ट के लिए जिस पे केवल ब्रिटिश का अधिकार था उस पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म। सीधी सीधी बात है, बिना ऑप्शन देखे ध्यान दीजिए, ब्रिटेन में थी भैया। डायरची आग हुई ना तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री और फेडरल हुआ था, पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले कहाँ, ब्रिटेन में।
यहीं से हमारे कई चीज़ भी लिए गए हैं, अब वो मैं बताऊंगा। जब संविधान सभा बन रही थी तो सिंगल सिटीजनशिप वगैरह यहीं से ली गई है, उसका भी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, जल्दी अपलोड कर दूंगा। टॉपिक वाइज चलेगी, कोई चिंता नहीं है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। डिजाइन ऑफ इंडियन फ्लैग वॉज इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इन जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947। तो जुलाई 1947, किस जुलाई? 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को ये लिया गया था, ये ऐड कर लिया गया था। और इसके बनाने वाले कौन थे? पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया थे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर ऑन। सीधी सीधी बात ये पूछ रहा है कि जिस कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसे किस दिन सेटअप किया गया था? तो सीधी सीधी बात है 29 अगस्त 1947। अब यही जोड़ लीजिए, 2 साल 18 महीना, 2 साल 11 महीना, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन यानी कि 26 जनवरी 1949 को, इतने में हो जाएगा। तो इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। उसको बनाने वाली कमेटी 29 अगस्त 1947 को लागू की गई। तो आज के पार्ट में ये टॉप 30 क्वेश्चन बस इतने ही। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।